मीरा बड़े से कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी सूनी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। ढलती शाम की हल्की पीली रोशनी पर्दों से छनकर उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे नींद न आने के कारण उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और भी गहरे लग रहे थे। मेज पर मीरा और रोहन की शादी की तस्वीर लापरवाही से झुकी पड़ी थी। वह पति जिसने शादी के कुछ ही महीनों बाद उसे छोड़ दिया था। तस्वीर में दिख रही मुस्कान अब एक दर्दनाक ताना लग रही थी। मीरा ने कभी नहीं सोचा था कि जिस शादी से उसे इतनी उम्मीदें थीं, वह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। रोहन ने खुलेआम धोखा दिया, उसे इस बड़े बंगले में अकेला छोड़ दिया, जहां हर चीज उसके अपमान की गवाह बन गई थी। रोहन का परिवार भी कुछ बेहतर नहीं था। उनकी भेदती निगाहें और ताने मीरा को ऐसा महसूस कराते थे जैसे वह एक अनचाहा बोझ हो। दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मीरा चौंक कर पीछे मुड़ी और देखा कि उसके ससुरे ताने मीरा को ऐसा महसूस कराते थे। विक्रम सिंह अंदर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जिनके बालों में सफेदी झलक रही थी। कद लंबा और स्वभाव शांत था। हालांकि विक्रम सिंह आमतौर पर ज्यादा मिलनसार नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में परिवार के अन्य सदस्यों जैसी ठंडक नहीं थी। उन्होंने कमरे की चुप्पी को तोड़ते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मीरा चुप रही, धीरे से सिर हिला दिया। हालांकि उसका दिल असहज था। विक्रम सिंह एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गए। उनकी आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वे कुछ आकलन कर रहे हों। मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ सह रही हो, उन्होंने सहानुभूति भरी आवाज में कहा, लेकिन मौजूदा स्थिति न केवल तुम्हें प्रभावित कर रही है, बल्कि इस पूरे परिवार को भी। अगर तुम यहां से चली जाओगी तो बातें बननी बंद नहीं होंगी। इसलिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। मीरा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में उलझन थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो, लेकिन बहू के तौर पर नहीं, बल्कि मेरी पत्नी के तौर पर। विक्रम सिंह के शब्द सुनकर मीरा सन्न रह गई। उसने उनकी तरफ अविश्वास से देखा। आप क्या कह रहे हैं? विक्रम सिंह उसकी प्रतिक्रिया से हैरान नहीं हुए। मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, लेकिन यह केवल नाम की शादी होगी। मैं तुमसे इस परिवार की शांति बनाए रखने के अलावा और कुछ नहीं मांगूंगा। अगर तुम मान जाती हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें दूसरों के दबाव और भेदती नजरों से बचाऊंगा। मीरा चुपचाप बैठी रही। उसके हाथ कस कर उसके कपड़ों पर टिके थे। वह तुरंत मना करना चाहती थी, लेकिन विक्रम सिंह के शब्दों ने उसके गहरे डर को छू लिया था। यहां से जाने के बाद उसके पास कोई जगह नहीं थी। यहां रहकर कम से कम उसके पास एक छत तो थी, भले ही वह असुरक्षा से भरी हो। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज एक सांस जितनी धीमी थी। मैं सहमत हूं। शादी चुपचाप हुई। न कोई मेहमान, न कोई जश्न, बस परिवार के कुछ लोगों की मौजूदगी में। मीरा ने एक सादी सफेद पोशाक पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। विक्रम सिंह शांत दिखने की कोशिश करने के बावजूद उनकी आंखों में एक गंभीरता थी, जैसे वे अपने दिमाग में कुछ हिसाब लगा रहे हों। शादी के बाद मीरा बंगले की एक अलग कमरे में चली गई। विक्रम सिंह ने उससे कुछ भी करने को नहीं कहा, बस इतना कहा कि वह पहले की तरह ही रहे। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे मीरा को राहत मिली, लेकिन वह संदेह करने से खुद को रोक नहीं पाई। विक्रम सिंह ने ऐसी अजीब शादी का प्रस्ताव क्यों रखा? क्या वह सच में उसकी रक्षा करना चाहते थे या कोई और कारण था? एक सुबह विक्रम सिंह के स्टडी रूम की सफाई करते समय मीरा को गलती से एक छोटा बंद लकड़ी का बक्सा मिला, जो किताबों की अलमारी के पीछे छिपा हुआ था। जिज्ञासा ने उसे इसे खोलने का तरीका खोजने पर मजबूर कर दिया।
अंदर रोहन के पत्र, तस्वीरें और एक नोटबुक थी। मीरा ने एक पत्र उठाया और अंदर की बातें पढ़कर उसकी आंखें फैल गईं। रोहन की मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी। किसी ने उसे मारने की योजना बनाई थी। और जानकारी हासिल करो, उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। रोहन की मौत, वह पति जिससे वह कभी प्यार करती थी, वह एक दुर्घटना नहीं थी जैसा कि सबने बताया था। लेकिन विक्रम सिंह ने ये चीजें क्यों रखी थीं? वह क्या जानते थे जो उन्होंने कभी नहीं बताया? उस दिन से मीरा ने घर में असामान्य चीजें देखनी शुरू कर दी। रोहन की बहन क्रिया अक्सर रात में घर में चुपके से घूमती थी और जब भी मीरा अपने भाई का जिक्र करती तो उसकी आंखें हमेशा बचती थीं। एक बार मीरा ने रिया को रोहन के कमरे में खड़े होकर उसकी तस्वीर को घूरते हुए देखा और फिर कुछ ऐसा फुसफुसाया जो मीरा सुन नहीं पाई। घर की नौकरानी शांति देवी का व्यवहार भी अजीब था। वह अक्सर मीरा को चिंता भरी नजरों से देखती, लेकिन जब मीरा पूछती तो वह हमेशा बात टाल देती। एक रात सोते समय मीरा ने गलियारे में कदमों की आहट सुनी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि विक्रम सिंह चुपचाप बेसमेंट की ओर जा रहे हैं। एक अंतर्ज्ञान ने उसे पीछा करने के लिए प्रेरित किया। आधे खुले दरवाजे की दरार से उसने विक्रम सिंह को फोन पर बात करते सुना। मैंने कहा था कि कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए। अगर मीरा को सच्चाई पता चल गई तो योजना बर्बाद हो जाएगी। मीरा स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम सिंह किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह निर्दोष नहीं थे। अगले दिन शांति देवी ने चुपके से मीरा को एक पुराना फोन दिया। मैडम, यह रोहन साहब का फोन है। मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह जानना चाहिए। मीरा ने फोन खोला और एक छोटी ऑडियो रिकॉर्डिंग पाई। रोहन की आवाज तनावपूर्ण थी। मुझे सब कुछ पता है। अगर मैंने कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वे मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं उनके हाथों में परिवार को सौंपने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मीरा ने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसका मन उलझन में था। वे कौन थे और रोहन को अपनी जान क्यों देनी पड़ी? उसने विक्रम सिंह से सामना करने का फैसला किया। उस शाम जब वह अखबार पढ़ रहे थे, मीरा अंदर आई और फोन मेज पर रख दिया। पिताजी, मुझे यह मिला। आप जानते हैं कि रोहन के साथ क्या हुआ था, है ना? विक्रम सिंह ने फोन को देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य था, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गए। मीरा, यह सच है कि रोहन की मौत दुर्घटना में नहीं हुई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं इसके पीछे जो भी है उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले कि मीरा कुछ और पूछ पाती, रिया अचानक हाथ में बंदूक लिए हुए प्रकट हुई। उसकी आंखों में पागलपन था। बस बहुत हुआ, रिया चिल्लाई। तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसे मार डाला क्योंकि मैं उसके साये में जीते जीते थक गई थी। मीरा जड़वत खड़ी रह गई, जबकि विक्रम सिंह अपनी बेटी को घूर रहे थे। उनकी आंखों में गहरा सदमा था। विक्रम सिंह रिया के ठंडे कबूलनामे के सामने सुन्न खड़े थे। उनकी आंखें, जो आमतौर पर शांत रहती थीं, अब सदमे और गुस्से से भरी थीं। रिया, वह बेटी जिसे वे हमेशा हानिरहित समझते थे, ने अभी अभी अपने भाई रोहन को मारने की बात इतने शांत भाव से कबूल की थी। मीरा कांपने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें रिया के हाथ में मौजूद बंदूक पर टिकी थीं। कमरे में रोशनी धीमी थी, लेकिन रिया की आंखों की तीखी ठंडक ने माहौल को घुटन भरा बना दिया था। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मीरा ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज में दहशत थी। रिया फीकी हंसी हंसी, एक विकृत मुस्कान जिसने उसे एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बना दिया।
क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैंने कितने समय तक सहा है? रोहन हमेशा परिवार का गौरव था, हमेशा पिताजी का लाडला। और मैं क्या थी? उनकी नज़र में मैं क्या थी? एक साया, कोई ऐसा जो कभी काफ़ी अच्छा नहीं था, काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं था। मैंने उस स्थिति को बदलने के मौके का इंतज़ार किया। विक्रम सिंह ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आवाज़ गहरी हो गई, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। रिया, तुम्हें अपने भाई की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ अपनी इस छोटी सी ईर्ष्या के कारण। रोहन तुम्हारा अपना खून था। छोटी सी ईर्ष्या। रिया चिल्लाई। उसकी आंखें लाल हो गईं। आपको लगता है कि मैंने ये ईर्ष्या के कारण किया? नहीं, मैंने ये खुद को बचाने के लिए किया। रोहन जानता था कि मैं क्या कर रही थी। उसने मुझे बेनकाब करने की धमकी दी। अगर वह जिंदा रहता तो मैं सब कुछ खो देती। मेरा करियर, मेरी इज्जत। मीरा को लगा कि उसका सिर घूम रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। रिया ने न केवल रोहन को मारा, बल्कि अपनी कमजोर शक्ल के पीछे भयानक रहस्य भी छिपाए थे। यह सब सिर्फ खुद को बचाने के लिए। मीरा ने कहा। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। तुमने अपने भाई को मार डाला, इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और अब तुम यहां खड़ी होकर कह रही हो कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। रिया ने मीरा को देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक चमक थी। तुम क्या जानती हो? तुम तो बस एक कठपुतली हो जिसे विक्रम सिंह ने इस परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए इस्तेमाल किया। यह मत सोचो कि तुम्हें मुझे आंकने का अधिकार है। इससे पहले कि मीरा जवाब दे पाती, रिया ने बंदूक उठाई और सीधे विक्रम सिंह पर तान दी। और आप, मेरे प्यारे पिता, अगर आप कुछ बेवकूफ़ी करने की सोच रहे हैं तो मत करना। आप काफ़ी जी चुके हैं, है ना? जहां तक मेरी बात है, मैं किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। विक्रम सिंह ने अपनी तीखी नजरें बनाए रखी, लेकिन उनके हाथ अनजाने में और कस गए। रिया, बंदूक नीचे रख दो। तुम्हारे पास अभी भी अपनी गलती सुधारने का मौका है। चीजों को और खराब मत करो। गलती सुधारने का मौका। रिया जोर से हंसी। उसकी हंसी में व्यंग्य था। पिताजी, मैं बहुत पहले ही हद पार कर चुकी हूं। अब वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप और ये, तुम दोनों को गायब होना होगा। ठीक उसी समय गलियारे से एक जोरदार आवाज आई। शांति देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में एक भारी लोहे का झाड़ू था। इससे पहले कि रिया ट्रिगर दबा पाती, वह आगे बढ़ी और उसके हाथ पर जोर से मारा, जिससे बंदूक फर्श पर गिर गई। मैडम, रुक जाओ, बस बहुत हुआ। शांति देवी चिल्लाईं। उनकी आवाज कांप रही थी। रिया गिर गई और बंदूक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विक्रम सिंह तेज थे। वे आगे बढ़े और बंदूक को दूर धकेल दिया। उनकी आंखों में निराशा और दर्द स्पष्ट था। तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। रिया, बहुत देर होने से पहले रुक जाओ। लेकिन रिया ने नहीं सुना। वह एक जंगली जानवर की तरह उठी और मीरा की ओर झपटी। मीरा पीछे हटी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसके हाथ इतने कस गए जैसे वे उसका गला घोंटना चाहते हों। तुम ही हर चीज की वजह हो। रिया चिल्लाई। उसकी आंखों में पागलपन था। अगर तुम नहीं होती तो मुझे इतना आगे नहीं जाना पड़ता। मीरा ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन रिया की ताकत बहुत ज्यादा थी। ठीक जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता दिख रहा था, विक्रम सिंह आगे बढ़े और रिया को मीरा से दूर खींच लिया। वे दोनों फर्श पर गिर पड़े। विक्रम सिंह ने रिया को नीचे दबाया और उसे कसकर पकड़ लिया। पुलिस जल्द ही आ जाएगी। तुमने अपना रास्ता खुद चुना है। आह, रिया निराशा में चिल्लाई, लेकिन अब उसमें विरोध करने की ताकत नहीं बची थी।
शांति देवी ने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और कुछ ही मिनटों में वे रिया को गिरफ्तार करने के लिए आ गए। मीरा फर्श पर गिर गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और हाथ अभी भी कांप रहे थे। विक्रम सिंह उसके बगल में बैठ गए। उनकी आंखों में उदासी थी, लेकिन कोई दोष नहीं था। मीरा, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे माफ़ कर दो कि तुम्हें इस परिवार में घसीटा। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद चीज़ें अलग होती। मीरा ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज़ गहन नाव थी। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि लोग परिवार की रक्षा करने के बजाय एक दूसरे को चोट पहुंचाने का रास्ता क्यों चुनते हैं? विक्रम सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने खाली जगह में चुपचाप देखते रहे। कुछ दिनों बाद मीरा ने बंगला छोड़ दिया। वह जानती थी कि वह इस जगह पर नहीं रह सकती, जहां हर चीज झूठ और दर्द से जुड़ी थी। जाने से पहले विक्रम सिंह ने उसे एक पत्र दिया। मीरा, अगर किसी दिन तुम तैयार महसूस करो तो यह पत्र पढ़ना। यह तुम्हें इस परिवार के बारे में और मेरे बारे में और अधिक समझने में मदद करेगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और चली गई। सुबह की धुंधली रोशनी में मीरा की आकृति धीरे धीरे दूर होती गई। पीछे एक ऐसा परिवार छोड़ गई जो कभी शानदार था, लेकिन अब साजिशों और नुकसान का खंडहर बन गया था। मीरा विक्रम सिंह का पत्र लेकर बंगले से निकली। उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे वह अपने और उस जगह के बीच की दूरी को लंबा करने की कोशिश कर रही हो जिसने उसे इतना दर्द दिया था। लेकिन जितना वह आगे बढ़ी, उसके दिल का भारीपन उतना ही बढ़ता गया। उसके हाथ में मौजूद पत्र न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी भारी महसूस हो रहा था। वह सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ की छाया में रुक गई। सुबह की धूप पत्तियों से छनकर उसके चेहरे पर रोशनी और छाया के धब्बे बना रही थी। मीरा ने पत्र खोला। उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे। विक्रम सिंह की लिखावट जानी पहचानी थी, साफ और दृढ़, लेकिन अंदर की बातों ने उसे लगातार झकझोर दिया। मीरा, अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने जाने का फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं और तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। मैंने ऐसे रहस्य छिपाए हैं जिनके बारे में मैंने सोचा था कि वे कभी सामने नहीं आएंगे। मैं गलत था। शायद सच्चाई तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि रोहन के साथ और इस परिवार के साथ क्या हुआ। रोहन मेरा सगा बेटा नहीं था। रोहन की माँ का मुझसे शादी करने से पहले किसी और से रिश्ता था, और मुझे यह सच्चाई तब पता चली जब रोहन 10 साल का था। इसने मुझे तोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी रोहन की माँ या उससे नफरत नहीं की। मैं अब भी रोहन को अपने सगे बेटे की तरह प्यार करता था, लेकिन शायद उस सच्चाई ने परिवार में एक बड़ी दरार डाल दी थी जिसे मैं भर नहीं सका। रिया न केवल रोहन से मेरे दुलार के कारण जलती थी, बल्कि इसलिए भी कि वह यह सच्चाई जानती थी। इससे रिया को लगा कि उसे दरकिनार कर दिया गया है, कि परिवार में सब कुछ नकली है। मैंने सब कुछ चुपचाप रखने की कोशिश की, लेकिन उस चुप्पी ने इस परिवार के हर विश्वास को मार डाला। मैं यह सोचकर गलत था कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मीरा, मुझे नहीं पता कि तुम इस परिवार को माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम एक नया रास्ता, एक नया जीवन पा सकती हो, जो इस परिवार द्वारा तुम पर डाले गए अतीत के बोझ से मुक्त हो। तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं, विक्रम सिंह। मीरा ने पत्र को बार बार पढ़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। विक्रम सिंह द्वारा बताए गए रहस्यों ने इस परिवार के बारे में उसकी पूरी सोच बदल दी। रोहन, वह पति जिससे वह कभी प्यार करती थी, पारिवारिक रहस्यों का शिकार निकला। रिया, जिसने अपने भाई को मार डाला, वह भी बड़ों की बेईमानी से गहराई से आहत थी। और विक्रम सिंह, जो हमेशा एक कठोर बाहरी रूप बनाए रखते थे, वास्तव में सबसे अधिक दर्द सहने वाले व्यक्ति थे।
उसने पत्र को मोड़ लिया। उसका दिल विरोधाभासों से भरा था। उसे इस परिवार के भंवर में फंसने के लिए गुस्सा महसूस करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे केवल अफसोस महसूस हुआ। रोहन के लिए अफसोस, रिया के लिए अफसोस और खुद के लिए अफसोस, जिसे इतने दुख से गुजरना पड़ा। कुछ महीनों बाद मीरा एक अलग शहर में चली गई और अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उसे एक छोटे से कैफे में नौकरी मिल गई, जहां वह सरल और मैत्रीपूर्ण लोगों से मिली। लेकिन विक्रम सिंह का पत्र हमेशा उसकी डेस्क पर एक लकड़ी के बक्से में रहता था, जैसे अतीत की याद दिलाता हो जिसे वह पूरी तरह से भूल नहीं सकती थी। एक दोपहर जब मीरा कैफे की सफाई कर रही थी, एक अप्रत्याशित ग्राहक अंदर आया। वह करण था, रोहन का दोस्त, जिससे मीरा रोहन के जीवित रहते कुछ समय के लिए मिली थी। करण अब ज्यादा परिपक्व लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही ईमानदारी थी जो मीरा ने पहली बार देखी थी। मीरा, करण ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुमने सिंह परिवार छोड़ दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक और बात जाननी चाहिए। मीरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण था। एक और रहस्य। करण ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। हाँ, लेकिन इस बार यह विक्रम सिंह से संबंधित है। क्या तुम जानती हो कि वह रोहन की मौत से पहले ही रिया की साजिश के बारे में सब कुछ जानते थे? मीरा सुन्न हो गई। उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर दिया हो। तुम क्या कह रहे हो? करण ने मेज पर एक फाइल रखी। यह वह है जो मुझे मिला। विक्रम सिंह न केवल जानते थे कि रिया रोहन को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती है, बल्कि वह चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे और उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन उसे रोकने के बजाय उन्होंने सब कुछ होने दिया, जैसे कि वह चाहते थे कि ऐसा हो। मीरा ने फाइल के पन्ने पलटे। उसकी आंखें तस्वीरों और नोट्स पर दौड़ रही थीं। हर पंक्ति एक चाकू की तरह उसके दिल में चुभ रही थी। विक्रम सिंह, जिसे वह इस परिवार में एकमात्र विवेक वाला व्यक्ति मानती थी, वह भी बस एक दर्शक निकला जिसने त्रासदी को होने दिया। उन्होंने क्यों? मीरा ने फुसफुसाया। आंसू बह निकले। उन्होंने रिया को क्यों नहीं रोका? करण ने एक लंबी सांस ली। शायद उन्हें लगा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे सब कुछ खत्म हो सकता है, या शायद उनमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन कारण जो भी हो, कीमत बहुत बड़ी थी। मीरा चुपचाप बैठ गई। उसके हाथ ढीले पड़ गए। फाइल मेज से नीचे गिर गई। उसे नहीं पता था कि इस सच्चाई के साथ क्या करना है। उसने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अब अतीत उसे एक ऐसे भूत की तरह जकड़ रहा था जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता था। मीरा, करण ने धीरे से पुकारा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन तुम उनके किए के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अपनी जिंदगी जीना जारी रखो। सब कुछ पीछे छोड़ दो। मीरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक किरण चमक उठी। तुम सही कह रहे हो। मैं अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपना भविष्य तय कर सकती हूँ। वह उठी। उसकी आंखें खिड़की की ओर थीं, जहां शानदार सूर्यास्त पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। हालांकि सिंह परिवार का अंधेरा अभी भी मौजूद था। मीरा जानती थी कि उसे अपनी रोशनी मिल गई है, और इस बार वह किसी को या किसी भी चीज को खुद को वापस अंधेरे में खींचने नहीं देगी। मीरा करण से बात करने के बाद हल्के मन से कैफे से बाहर निकली। हालांकि जो सच उसने बताए थे वे अभी भी उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि अतीत का सामना करना जरूरी है ताकि वह उसे छोड़कर अपने लिए जी सके। शहर आज हर दिन से ज्यादा चमकीला था। सूर्यास्त की आखिरी किरणें सड़कों को सुनहरा कर रही थीं।
जिससे सब कुछ एक गर्म रंग की परत में ढका हुआ लग रहा था। मीरा भीड़ के बीच चली, मन ही मन बीती बातों के बारे में सोच रही थी। अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटकर मीरा अपनी डेस्क पर बैठ गई। विक्रम सिंह के पत्र और करण द्वारा छोड़ी गई फाइल को देख रही थी। वह सिंह परिवार से सभी संबंध खत्म करने के लिए दोनों को जलाने में हिचकिचाई, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह जानती थी कि सबूतों को नष्ट करने से वह भूल नहीं पाएगी। मीरा ने उन्हें एक बंद बक्से में रख दिया, जैसे खुद को याद दिलाने के लिए कि उसने सब कुछ पार कर लिया है और अतीत से मिला सबक उसे भविष्य में और मजबूत बनाएगा। एक दिन मीरा को एक अनजान नंबर से फोन आया। पहले तो उसने मना करने का सोचा, लेकिन जिज्ञासा ने उसे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। मीरा, मैं हूं। विक्रम सिंह की आवाज गूंजी, जो आखिरी बार सुनने से ज्यादा कर्कश थी। विक्रम सिंह। मीरा हैरान रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ और नहीं सुनना चाहती, लेकिन एक बात है जो मुझे कहनी ही है। रिया, वह जेल में मर गई। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या कर ली। मीरा सन्न रह गई। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। आपने मुझे क्यों फोन किया? विक्रम सिंह एक पल के लिए चुप रहे, फिर पश्चाताप से भरी आवाज में बोले, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई और नहीं बचा है, और क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जानो कि रोहन के साथ, रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी गलती थी। अगर मैं चुप नहीं रहता, अगर मैंने हिम्मत से सच्चाई का सामना किया होता, तो शायद चीजें अलग होती। मीरा उनकी आवाज में दर्द महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहे। पश्चाताप के शब्द अब कुछ भी नहीं बदल सकते थे। विक्रम सिंह, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। मुझे नहीं पता कि मैं आपको माफ कर सकती हूं या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप खुद को माफ कर देंगे। अपने जीवन के बचे हुए हिस्से को केवल पछतावे में न बिताएं। बातचीत खत्म हो गई, लेकिन भारीपन का एहसास मीरा के साथ बना रहा। वह उठी और बालकनी में चली गई, ताकि ठंडी हवा उसके मन को शांत कर सके। समय बीतता गया। मीरा धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बस गई। उसने एक छोटी सी बेकरी खोली, जहां वह स्वादिष्ट व्यंजन बनाने और प्यारे ग्राहकों से बात करने में अपना समय बिताती थी। व्यस्त कार्य दिवस उसे अतीत को भूलने में मदद करते थे, लेकिन हर रात जब वह दुकान बंद करती, तो वह पुरानी यादों को वापस आने से नहीं रोक पाती थी। एक दिन करण उसकी बेकरी पर आया, साथ में एक पत्र लेकर। मीरा, मुझे यह रोहन के पुराने सामान की सफाई करते समय मिला। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए है। मीरा ने पत्र खोला। रोहन की लिखावट देखकर उसका दिल बैठ गया। मीरा, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो, तो मुझे उम्मीद है कि तुम बेहतर, मजबूत जी रही हो और अब मेरे परिवार द्वारा लाए गए बंधनों से बंधी नहीं हो। मुझे खेद है कि जब तुम इस परिवार में थीं तो तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, लेकिन एक बात मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम ही वह एकमात्र चीज थी जिसके लिए मुझे इस दुनिया को छोड़ने का अफसोस था। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ कर सकती हो या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को माफ कर दोगी, कि तुम खुशी से जियोगी, क्योंकि यही वह चीज है जिसकी मैंने हमेशा कामना की। तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। रोहन। मीरा ने पत्र को मोड़ लिया। आंसू उसके गालों पर गिर पड़े। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे दर्द और झूठ के बीच रोहन ने अभी भी उसके बारे में इतनी सच्ची भावनाओं के साथ सोचा था। मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल भावनाओं से भरा था, लेकिन धीरे धीरे हल्का भी हो रहा था। वह जानती थी कि भले ही अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य हमेशा एक विकल्प होता है। कई साल बाद मीरा अपनी बेकरी के सामने खड़ी थी, जो अब इलाके में एक प्रसिद्ध स्थान बन गया था।
ग्राहकों की मुस्कान और तारीफों ने उसे महसूस कराया कि जीवन कितना सार्थक है। आज एक विशेष ग्राहक दुकान पर आया। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो एक सलीकेदार सूट पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान स्पष्ट थी। वह अंदर आया, दुकान के आरामदायक माहौल को देखा, फिर काउंटर पर आया। मिस मीरा, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? मीरा ने ऊपर देखा, थोड़ी हैरान। आप कौन हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं विक्रम सिंह का वकील हूँ। उस आदमी ने गहरी विनम्र आवाज में जवाब दिया। मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण मामले के संबंध में आया हूँ जो उनसे संबंधित है। विक्रम सिंह का नाम सुनकर मीरा का दिल अनायास ही भारी हो गया। उनके आखिरी फ़ोन कॉल को कई महीने बीत चुके थे और उसने तब से उनके बारे में कोई खबर नहीं सुनी थी। क्या वह ठीक है? मीरा ने चिंता भरी आवाज में पूछा। उस आदमी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उदासी थी। विक्रम सिंह का 2 हफ्ते पहले निधन हो गया। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि उनके निधन से पहले मैं आपको कुछ कागजात सौंप दूं। मीरा सन्न रह गई। एक खालीपन की भावना ने उसे घेर लिया। हालांकि उसने सिंह परिवार छोड़ दिया था। विक्रम सिंह ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उन कठिन दिनों में उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी। वकील ने मेज पर एक बड़ा लिफाफा रखा। अंदर एक फाइल और एक पत्र था। मीरा ने पत्र खोला, परिचित लिखावट की हर पंक्ति को पढ़ा। मीरा, जब तुम ये पत्र पढ़ रही होगी तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे पता है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वह उस दर्द को मिटाने के लिए काफ़ी नहीं है जो इस परिवार ने तुम्हें दिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मेरे आखिरी दिनों में मेरी केवल एक ही इच्छा थी कि तुम वास्तव में खुश रहो। मैं तुम्हें परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा छोड़ रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि पैसा भरपाई कर सकता है, बल्कि इसीलिए कि मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारे लिए उस भविष्य का निर्माण करना आसान बना देगा जो तुम चाहती हो। मीरा, तुम इस परिवार में एकमात्र व्यक्ति हो जिसने अपनी मासूमियत और दयालुता को बनाए रखा है। ऐसे ही जीना जारी रखो और किसी को या किसी भी चीज को तुम्हें गिराने मत देना। तुम्हें हमेशा शांति मिले। विक्रम सिंह। मीरा ने पत्र पढ़ना समाप्त किया। उसके आंसू चुपचाप बह रहे थे। उसके दिल में मिश्रित भावनाएं उमड़ पड़ी। अफसोस, कृतज्ञता और उस व्यक्ति को खोने का दर्द जिसे वह कभी सिंह परिवार में एकमात्र विवेक वाला व्यक्ति मानती थी। वकील ने आगे कहा, विक्रम सिंह ने आपके लिए एक बड़ी संपत्ति छोड़ी है, लेकिन उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि आप इसका सार्थक उपयोग करें। यदि आप सहमत हैं तो मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने में आपकी मदद करूंगा। मीरा चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें पत्र पर टिकी थीं। एक पल के बाद उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ कोमल लेकिन दृढ़ थी। मैं यह करूंगी। मैं चाहती हूं कि इस पैसे का उपयोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाए। कुछ महीनों बाद मीरा ने रोशनी नामक एक चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की जो गरीब बच्चों और प्रताड़ित महिलाओं की सहायता पर केंद्रित थी। उसकी बेकरी दयालुता का प्रतीक बन गई। एक ऐसी जगह जहां लोग न केवल केक का आनंद लेने आते थे, बल्कि अपनी कहानियों, अपनी कठिनाइयों को साझा करने और आशा खोजने के लिए भी आते थे। एक दिन जब मीरा दुकान में व्यस्त थी, लगभग 10 साल की एक छोटी लड़की हाथ में एक ड्राइंग शीट लिए अंदर आई। लड़की झिझकते हुए मीरा के पास आई और कागज़ ऊपर उठाया। मीरा आंटी, मैंने यह आपके लिए बनाया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी माँ को नौकरी खोजने में मदद की। मीरा ने तस्वीर को देखा। गर्मजोशी भरी रोशनी वाला एक छोटा सा घर और दरवाजे के सामने एक मुस्कुराती हुई महिला खड़ी थी। उसका दिल गर्म हो गया और वह लड़की को देखकर मुस्कुराई। धन्यवाद बेटा,
यह सबसे खूबसूरत उपहार है जो मुझे कभी मिला है, उसने लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दुख भरे दिन, सिंह परिवार के काले रहस्य, अब केवल धुंधली यादें थीं। मीरा ने अपना रास्ता खोज लिया था, एक ऐसा रास्ता जहां वह न केवल अपने लिए जी रही थी बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी ला रही थी। सूर्यास्त के समय मीरा अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ी थी, आखिरी ग्राहकों को जाते हुए देख रही थी। वह मुस्कुराई, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। आखिरकार उसने फुसफुसाया, मुझे भी शांति मिल गई है। कहानी समाप्त होती है, लेकिन मीरा की छोटी बेकरी के सामने खड़ी छवि, जो जीवन और आशा से भरी है, एक गर्मजोशी का एहसास छोड़ जाती है, जैसे एक याद दिलाती है कि अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, जो आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है, उनके लिए रास्ते के अंत में हमेशा रोशनी होती है।